सो हम कर रहे थे अपने इंटेलिजेंस की क्लास। आज हम इंटेलिजेंस के क्लास का फैक्टर्स और इंटेलिजेंस मापन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इंटेलिजेंस किया, इंटेलिजेंस के टाइप किया, फिर मैंने आपको इंटेलिजेंस के फैक्टर्स बताए हैं। और उन फैक्टर्स में बात करूं तो मैंने आपको एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, आपको बहुबुद्धि सिद्धांत और बर्ट एवं बर्नर का सिद्धांत, न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत, लगभग हम सारे सिद्धांत आज कर चुके हैं। आज बुद्धि की लास्ट क्लास नहीं है, कल होगी बुद्धि की लास्ट क्लास इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, तो आज हम इसका रिमेनिंग जो बुद्धि के सिद्धांत है वो डिस्कस करेंगे और साथ में बुद्धि मापन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और एग्जाम में अक्सर आता है और इसको पूरा डिटेलिंग से पढ़ेंगे क्योंकि डिटेलिंग में इससे क्वेश्चन पेपर वाला पूछता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल थ्योरी। गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल थ्योरी, त्रिआयामीय सिद्धांत आप हिंदी में इसको कह सकते हैं। एंड दिस इज गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। हाँ, क्लैरिटी तो ओके है इस कैमरे की, लेकिन एक कमी कर गया, वो कैमरे को ना ऊपर ज्यादा लगा गया, इतना सा दिखता है, ऐसे अजीब सा, इतना भारी भारी वाइब्स आती है, मतलब मोटा ऐसे यहाँ तक लगाना था कैमरा, कहूंगी उसको। चल कोई बात नहीं, अपन को क्या फॉर्मेलिटी है। बट है ना, पहले वाला कैमरा यहाँ तक शो करता था, ठीक लगता था, मतलब आदमी का विजिबिलिटी सही लगता था। अब ये यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे अजीब सा लगता है। चलो कोई नहीं, पढ़ने से मतलब है, कैमरे को छोड़ो तुम्हें क्लास चमकती लग रही है बस, और क्या चाहिए। हाँ, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेपी गिलफोर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल थ्योरी, त्रिआयामीय सिद्धांत जो है हम जेपी गिलफोर्ड की बाद में डिस्कस करते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था भाई, ध्यान से समझेंगे। जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि किसी भी इंसान की जो बुद्धि होती है ना, किसी भी इंसान की जो बुद्धि होती है ना, उसमें थ्री आयाम होते हैं, उसमें तीन आयाम होते हैं। ठीक है, एक आपका इंडेक्स होता है, ठीक है, एक आपका इंडेक्स होता है, एक आपका प्रोसेस होता है और एक आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड ने कहा किसी भी इंसान की जो बुद्धि होती है उसके अंदर थ्री आयाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उसने प्रोसेस की बात करी कि सबसे पहले प्रोसेस की जाए चीजों के ऊपर, फिर उसने इंडेक्स की बात करी और फिर उसने क्या करा भाई, रिजल्ट की बात करी। तो इस तरीके से उसने तीन आयामों की बात करी। अब उसने क्या किया, डिटेल से समझेंगे पूरा, यहां पर क्वेश्चन 100% आता है। हाँ, यहां पर सबसे पहले उसने क्या किया, 120 एलिमेंट दिए, यहां से क्वेश्चन आता है, पूरा बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है यहां से। सबसे पहले उसने क्या किया भाई, 120 एलिमेंट दिए, फिर उसने क्या किया, 150 एलिमेंट दिए, और वर्तमान में बात करें तो प्रेजेंट में बढ़कर कितने एलिमेंट हो गए हैं, 180 एलिमेंट हो गए हैं। अब क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन आएगा जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में कितने एलिमेंट है। यदि वो यही क्वेश्चन पूछता है बस, बुद्धि के सिद्धांत में कितने एलिमेंट है, वो ना वर्तमान पूछता ना पास्ट पूछता, सिंपल पूछेगा। जैसे कि 2022 में उसने एक क्वेश्चन पूछा था और पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन पूछा था कि जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में कितने एलिमेंट है। वो कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिख रहा है कितने एलिमेंट है। तो आपको आंसर करना है 120। ठीक है, आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ करना है क्या, 120। लेकिन वो कुछ ऐसे पूछ ले कि जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में पहली बार संशोधित होके कितने एलिमेंट हो गए थे, पहली बार संशोधन होके। तो यदि वो लिखे पहली बार संशोधित होके, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है, पहली बार संशोधित होकर कितने एलिमेंट थे, तो पहली बार संशोधित होके पूछे तो आंसर करेंगे आप 150। ठीक है, आंसर करेंगे 150। फिर वो पूछे जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में वर्तमान में कितने एलिमेंट है, वर्तमान करके आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर करना है 180। क्या आप डिफरेंस समझे, क्योंकि बच्चों को यही रहता है कि कौन सा टिक करूं मैडम। यदि वो सिंपल पूछता है जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में कितने एलिमेंट थे, भले ही वो तीनों ऑप्शन आपको दे रखा हो, तो आप आंसर करेंगे 120। ठीक है, वर्तमान में कितने एलिमेंट हैं, आप आंसर करेंगे 180। प्रथम संशोधन के बाद कितने एलिमेंट है, 150। एक ही आंसर करना पड़े तो यू शुड गो विद 120। ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल अपनी की वगैरह मानती है 120 मानती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप ध्यान रखें, 180 तभी करेंगे जब आप वर्तमान में। हाँ,
तो क्लियर, ये चीज क्या है आपको याद रखना है। अब और डिटेलिंग में जाते हैं। अब उसने क्या किया भाई, जैसे इसमें उसने स्टेप कर दिए, इसमें भी उसने स्टेप दे दिए, इसमें भी इसने स्टेप दे दिए। आजकल एग्जाम का पैटर्न क्या हो रखा है, पहले तो वो सिर्फ संशोधित का मतलब मॉडिफाइड, ठीक है निष्ठा, संशोधित मतलब मॉडिफाइड। अब देखो, अब हुआ क्या भाई, मान लो उसने यहां कुछ एलिमेंट डाल दिए, यहां कुछ एलिमेंट डाल दिए और यहां कुछ एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। पहले पेपर में सिर्फ यहां तक क्वेश्चन आता था, बस इतना ही क्वेश्चन आता था। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आने लगा है कि इसके अंदर क्या एलिमेंट थे, इसके अंदर क्या एलिमेंट थे और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट थे। अब वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो आपको इनके इंटरनल एलिमेंट भी पता होना चाहिए। और इसने ये एक डिब्बे की आकृति में करा था, इसने एक बॉक्स की आकृति में इस सिद्धांत को रखा था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल, ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या किया था, एक बॉक्स की आकृति में यह सिद्धांत जो है बना दिया था। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल, बुद्धि का स्ट्रक्चरल मॉडल, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब ऐप पर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम थी सब सोल्व हो गई है। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं क्लास रुक रही है, तो 100% क्लास बिल्कुल नहीं रुकती, मेरे सामने फोन होता है। तो मैं ऐसे किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगी। जब क्लास रुकेगी तो मेरी क्लास सबसे पहले रुकेगी और मेरे को पता चल जाएगा, स्क्रीन पे भी, यहाँ भी। आप अपना वाईफाई ढंग से अपडेट करें। कुछ बच्चे मोबाइल डाटा पर देखते रहते हैं, मोबाइल डाटा अप डाउन होता रहता है, तो आपको लगता है क्लास रुक गई। हमारी तरफ से कभी भी कोई क्लास में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी दिन आएगी, मैं बता दूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ, सभी बच्चे अपना ऐप एटलीस्ट अपडेट करके रखा करो। गूगल प्ले स्टोर में जाए, अचीवर एकेडमी ऐप, एटलीस्ट यू शुड अपडेट द ऐप। कई तो अपडेट ही नहीं करते, सालों साल ऐप जैसे पड़ा रहता है, तो अपडेट कर लिया करें, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ऐप को अपडेट रखा करें, अपने वाईफाई, अपने नेटवर्क को चेक किया करें। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस दिन मेरी तरफ से दिक्कत होगी मैं खुद बताऊंगी कि कोई इशू है। तो ये जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, रुक रही है, इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल नेट प्रॉब्लम, फोन प्रॉब्लम, तो आप उसे ठीक करें, ठीक है। हाँ चलो, रुकेगी ना, मेरे सामने फोन है, मैं बता दूंगी कि क्लास रुक गई है। तो यहां पर आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो इसको हम बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल या स्ट्रक्चरल मॉडल भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा। अब आप समझते हैं अब हम समझते हैं, ये इसने इस तरीके से क्या दिया था भाई, मॉडल दिया था, ठीक है। ये इस तरीके से इसने क्या दिया था, मॉडल दिया था, मतलब ऐसे करके, और यहां पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में ये स्टेप होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये स्टेप होते हैं, एक इसके अंदर ये स्टेप होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो इन स्टेप से आता है, ठीक है। तो आपको स्टेप याद करना है। इसको आपको SOI मॉडल भी लिखा मिल सकता है, पेपर वाले आपको शॉर्टकट में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। SOI मॉडल किसने दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। SOI मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये भी इसने दिया था। अब यहां से आपको ये क्वेश्चन है जो पक्का याद करना है। यहां से आजकल क्वेश्चन बन रहा है पेपर में। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि इसका जो पहला स्टेप है, जैसे मान ले कंटेंट को ले लेते हैं, तो कंटेंट में क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए कि कंटेंट में क्या है। तो कंटेंट में देखो क्या क्या है, कंटेंट में क्या है, विजुअल है, ठीक है भाई। कंटेंट को हम विजुअलिटी से समझेंगे। कंटेंट ऑडियो मतलब आपका ऑडियो मतलब ऑडियोबल होना चाहिए, मैं याद करवा दूंगी। आपका सिंबॉलिक होना चाहिए, आपका सिमेंटिक शाब्दिक होना चाहिए, और बिहेवियरल होना चाहिए। देखो रटना नहीं है। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जेपी गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत में कंटेंट में क्या शामिल नहीं है। तो वो 3 स्टेप तो यहां से दे देगा, ठीक है, और एक स्टेप वो यहां से और यहां से कहीं से भी उठा के दे देगा। क्लियर, 3 तो यहां से दे देगा और एक स्टेप वो यहां से और यहां से कहीं से भी उठाकर दे देगा। क्लियर। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हम इनको कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले समझो, कंटेंट आपका जो विषय वस्तु है, जो आपका कंटेंट है, आप खुद सोचिए कि वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। खुद सोचो कंटेंट कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। सोचो, विषय वस्तु को हम देख सकें, हम सुन सकें, हम ऐसे याद कर लेंगे, विषय वस्तु को हम देख सकें, हम सुन सकें, ठीक है, और आपका
सिंबॉलिक हम संकेत दे सके उस विषय वस्तु के बारे में, उसको हम शब्दों में बोल के बता सके और वो हमारे व्यवहार के लिए इंपॉर्टेंट हो। मतलब देखो याद करने से मतलब है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये 5 कंटेंट किसके अंदर है भाई? आपके विषय वस्तु के अंदर है। ठीक है, ये 5 कंटेंट किसके अंदर है? आपके विषय वस्तु के अंदर है। तो आपको इस तरीके से क्या है, इसको याद रखना है कि ये 5 कंटेंट किसमें है? आपके विषय वस्तु के अंदर। अब देखो, फिर हम ऑपरेट करेंगे किसी भी चीज की, क्या करेंगे भाई? ऑपरेट करेंगे। तो ये यहां पर थोड़ा सा बुक से देखना पड़ेगा मुझे, जूम करने से ब्लर हो जाता है ना हल्का सा। देखो, तो यहां पर आप बात करते हैं संक्रिया। संक्रिया की बात करें तो संक्रिया किसके अंदर आपको दिखेगा? संक्रिया के अंदर क्या होता है? अब देखो, हम किसी भी चीज की प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे याद करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे? हम दिमाग लगाएंगे। प्रोसेस करेंगे तो हम दिमाग लगाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? संज्ञान। वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा था, उसको याद हो आपको एसटेट 2022 में, कि संज्ञान जेपी गिलफर्ड के किस आयाम से संबंधित है? वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यहां से क्वेश्चन कैसे भी निकाल के पूछ सकता है, यहां से निकालने लगा है वो क्वेश्चन। पहले सीधा पूछता था कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया, बस पहले इतना ही पूछता था। तो यहां पर कॉग्निज्म, आपको संज्ञान। ठीक है, दूसरा क्या है? मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति अभिलेख। दूसरा क्या है? मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति अभिलेख। तीसरा क्या है? मेमोरी रिटेंशन, मतलब स्मृति धारण की। फिर चौथा क्या है भाई आपका? कन्वर्जेंट थिंकिंग। चौथा क्या है आपका? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवेल्युएशन। देखो मैं याद करवाती हूं, रटना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं रटना, याद करना आपको कोई चक्कर नहीं है। आप कैसे भी लिख लो, फर्स्ट नंबर पे कंटेंट लिख लो, सेकंड नंबर पे प्रोसेस लिख लो और थर्ड नंबर पे आप इंडेक्स लिख लो। लेकिन जेपी गिलफर्ड कहता है कि पहले प्रोसेस करेंगे, फिर उसका इंडेक्स बनाएंगे और फिर उसको रिजल्ट देंगे। तो जेपी गिलफर्ड कुछ इस तरीके से बोलता है, लेकिन मैं हमेशा पहले, मेरी आदत है, मैं हमेशा पहले कंटेंट पढ़ाती हूँ, फिर प्रोसेस पढ़ाती हूँ और फिर रिजल्ट पढ़ाती हूँ। लेकिन मान लो आपसे सीक्वेंस पूछ ले, ठीक है, पहली बात तो ऐसी सीक्वेंस आती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो ऐसी सीक्वेंस आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, सारे डाउट क्लियर करूंगी कि कंटेंट में 4 थे, 5 थे, 6 थे, शांति बना के रखो, पूरा होने दो। अब यहां पर क्या है, आपको यहां पर कितने स्टेप हो गए भाई? 5 स्टेप हो गए। ठीक है, अब ये याद करना आसान है। देखो, ऑपरेट करेंगे किसी भी चीज को तो दिमाग से करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो किसी भी चीज को क्या करेंगे? दिमाग से। ठीक है, ऑपरेट करेंगे तो किसी भी चीज को क्या करेंगे? दिमाग से ऑपरेट करेंगे हम। तो दिमाग का मतलब क्या है? हम उस पे क्या लगाएंगे भाई? संज्ञान लगाएंगे। ठीक है, तो हम उस पे क्या लगाएंगे? संज्ञान लगाएंगे। संज्ञान लगाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? अपनी यादों में, अपनी मेमोरी के अंदर धारण करेंगे। ठीक है, अपनी मेमोरी के अंदर उसको क्या करेंगे भाई? धारण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अपनी मेमोरी में धारण कर लिया, धारण करके मैंने उसको अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया, हो गया याद। फिर क्या करेंगे भाई? अपनी थिंकिंग लगाएंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से सोचना, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है किसी भी चीज को फैक्चुअल वे में सीखना, किसी भी चीज को फैक्टफुल सीखना, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअल सीखना, किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से सीखना, वो होता है, अभी सारी डिटेल में करवाऊंगी थिंकिंग के चैप्टर में, फिलहाल के लिए इतना ही समझो बस। और फिर हम क्या करेंगे? इवेल्युएशन। तो बताओ संज्ञान के पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? कितने आसान है, संज्ञान के पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? हो गए ना याद? तो ये कितने पॉइंट बन गए भाई? 6। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट बन गए? 6। चलो फिर हम आ जाते हैं रिजल्ट पे। अब प्रोडक्ट में क्या क्या होगा देखो, अब किसी भी चीज का रिजल्ट आ गया, ठीक है, हम याद करेंगे किसी भी चीज का क्या होगा? रिजल्ट आ गया। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या यूनिट होती है? आई थिंक ये यूनिट बहुत इजीली याद होगी, ऑप्शन देखते ही कर दोगे। देखो, कंटेंट विजुअल होना चाहिए, ऑडिटरी होना चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए, आपका सिमेंटिक होना चाहिए और आपका बिहेवियर होना चाहिए। अब आप किसी भी चीज को प्रोसेस करोगे तो ज्ञान से करेंगे, मेमोरी से करेंगे, थिंकिंग से करेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे। हो गया याद आराम से। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर।
प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है। अब रिजल्ट का क्या मतलब है? रिजल्ट के अंदर क्या क्या होती है देख लो। रिजल्ट के अंदर आपकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, रिजल्ट के अंदर क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। अब रिजल्ट है, यूनिट्स में आ गया बंदे का, फिर क्लासेस अच्छी लगाएगी तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिलेशंस, रिजल्ट अच्छा आएगा तो सबसे तुम्हारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे कि ओ भाई लड़की पास होगी, लड़की की नौकरी लगी, सब अच्छे रिलेशन तुम्हारे साथ बनाएंगे। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सब तुम्हें 2-4 डायलॉग सुनाने वाले हैं भर भर के बढ़िया। फिर रिजल्ट अच्छा आ गया तो तुम्हारी जिंदगी सिस्टमैटिक हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में सिस्टम हो जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तो तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म तो हो ही हो जाएगी भाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हारी लाइफ में होना ही होना है, वो ऑटोमेटिक तुम्हारी जिंदगी में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर क्या करोगे तुम? अपनी जिंदगी में हर उस काम को इंप्लीकेट करोगे जो तुमने जिंदगी भर से सोच रखा होता है कि मैं नौकरी लगूंगी तो मैं ऐसे करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो तुम इंप्लीकेट करोगे। क्या तुम ये बताओ, ऑप्शन देख के तुम कर नहीं दोगे? ऑप्शन देख के तुम फाइंड आउट नहीं कर लोगे कि ये रिजल्ट के अंदर है? बस तुम्हारी क्लासेस का और तुम्हारी जो यूनिट्स बना के तुम पढ़ रहे हो, जो हम बिल्कुल कंटेंट को डीप से डीप एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, तो वो कंटेंट और क्लासेस तुम्हें क्या देंगी? रिजल्ट देंगी। रिजल्ट देंगी, तुम्हारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे, रिलेशन अच्छे बनेंगे तो सिस्टमैटिक जिंदगी हो जाती है, सिस्टमैटिक जिंदगी हो जाती है तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और फिर उस जिंदगी को तुम पूरी लाइफ इंप्लीकेबल करते हो, उस जिंदगी का कोई मीनिंग निकल जाता है और तुम लाइफ में सेट रह जाते हो। तो फटाफट बताइए, क्या आपको ये एलिमेंट यहां तक याद हुए या नहीं हुए? अब वो कुछ भी पूछ ले, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, अब यहां पर समझो, यहां पर जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं वो लिखने का स्टाइल है। तो ये क्या, 6 5 6, ठीक है। ये पहले नंबर पे जेपी गिलफर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं, यहां पर प्रोसेस लिखा है, यहां पे इंडेक्स लिखा है और यहां पे रिजल्ट लिखा है, ठीक है। मान लो पिछले साल मैंने ऐसे लिख दिया होगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बच्चे कहेंगे मैडम आपने तो ऐसे लिखा था, तो बात बराबर है, मैंने पहले इंडेक्स पढ़ाया था, ठीक है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल बचकानी हरकत मत करना। जो मैं तुम्हें लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ, बस सिंपल सी बात है, उस पर फोकस करो। जो मैं तुम्हें लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ कंटेंट, द फोकस ऑन दैट कंटेंट, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो कई बच्चे कह रहे हैं मैडम पिछली बार तो 5 पहले लिखा था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 5 लिखा था तो मैंने पहले इंडेक्स पढ़ाया था, ठीक है। एलिमेंट थोड़ी ना बदल दोगे, इंडेक्स में, प्रोसेस में और संक्रिया में। तो ये कितने बन गए भाई? 6 6 36 5 180, वो ही बन गए आपके, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट बन गए? 180। अब ये 180 कैसे बने हैं इसको आपने समझना है। सबसे पहले क्या था भाई? सबसे पहले जब 120 एलिमेंट थे तो उसने प्रोसेस में 5 एलिमेंट रखे थे, इंडेक्स में 4 रखे थे और ये 6 रखे थे। मतलब सबसे पहले उसने ऐसे एलिमेंट रखे थे, ठीक है। जेपी गिलफर्ड ने सबसे पहले ऐसे एलिमेंट रखे थे, फिर उसने क्या किया, इस एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, तो ये फिर इसने ऐसे कर दिए, फिर क्या हो गए? 120 150 हो गए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है 1% भी। और फिर इसके अंदर एक ऐड कर दिया, फिर क्या हो गए? 180 एलिमेंट हो गए। तो ऐसे करके वो क्या करता गया भाई, एक एक एलिमेंट को बढ़ाता चला गया अपने एक एक सेक्शन में। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, वो तुमसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि इंडेक्स में वर्तमान में कितने एलिमेंट हैं, इंडेक्स के अंदर वर्तमान में कितने एलिमेंट हैं। तो इंडेक्स में कितने हैं भाई? 5 है, ठीक है। प्रोसेस में कितने हैं? 6 हैं। और संक्रिया में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन ऐसे भी याद कर सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले फटाफट बताइए। ये था जेपी गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी, जेपी गिलफर्ड का त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत। फटाफट से बताइए, क्या आपको जेपी गिलफर्ड का त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत याद हुआ? थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। चले आगे, अभी बुद्धि के सिद्धांत खत्म नहीं हुए हैं, चलो हाँ चलते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा फोकस किया है। अच्छे तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे, वो इतना तो नहीं पूछता कि किसमें क्या एलिमेंट है, भाई 5 है, 4 है, 6 है, क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये परिवर्तन होते रहे हैं ना। अब वो ये थोड़ी ना बोलेगा पहली बार कितने एलिमेंट थे, आखिरी बार कितने एलिमेंट थे, क्योंकि पहली बार तो इंडेक्स में 4 थे, अब इंडेक्स में 5 है। तो वो ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है कि इंडेक्स में कितने एलिमेंट है, नहीं पूछेगा। क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इंडेक्स में कितने एलिमेंट है, तो हमें क्या पता वो पहली बारी का पूछ रहा हो या आखिरी बारी का। तो अब कॉमन सेंस लगाओ। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ऐसे पूछ ले, तो हमें क्या पता कौन से बारी का पूछ रहा है। मान लो ऐसे पूछ ले इंडेक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप डेफिनेटली आखिरी बारी वाला टिक करोगे, लेटेस्ट वाला टिक करोगे, बात खत्म। ठीक है, चलो। मेजर बुद्धि के सिद्धांत यहां पर अपने क्या है,
कंप्लीट हो जाते हैं, जो मेजर बुद्धि के सिद्धांत है। लेकिन कुछ और बुद्धि के सिद्धांत हैं जो आपको यहां पर याद करने हैं, ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ डिटेल वाले आप कह सकते हो, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कुछ नया निकलेगा तो यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग आप कह सकते हो बुद्धि के सिद्धांतों में। मेजर बुद्धि के सिद्धांत यहीं तक थे जो हमने डिस्कस करे हैं, लेकिन अब इन्हीं बुद्धि के सिद्धांतों में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं जो मे भी पेपर का लेवल डीप बनाए तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डीप पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमने थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया भाई, थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ लिया सबने, मैंने कल पढ़ा दिया था। बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। लेकिन आजकल मुझे एग्जामिनर का ये है कि कुछ भी कहीं से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा नया निकालता ही है, वो एक ही निकालता है। पीआरटी और टीजीटी में तो देखो कुछ नया नहीं निकालता, मैं तुम्हें जितना करवाऊंगी 30 में से 30 मिलेंगे, लेकिन पीजीटी में हर बार एक आधा क्वेश्चन नया निकलता है। तो कोशिश है इस बार वो एक आधा भी नया ना निकले, ठीक है। चलो अब देखो, यदि वो ये पूछ ले तुमसे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो हमने कर लिया है, लेकिन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हम बात करें, थॉर्नडाइक ने बोला कि मेरी बुद्धि के अंदर है ना 4 गुण होते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने यह भी बोला कि मेरी बुद्धि में 4 गुण होते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि उसकी बुद्धि में कौन से 4 गुण होते हैं। अब हम सोचेंगे यार हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो बुद्धि के टाइप पढ़े थे और हमने तो थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था। अब ये भी क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा DET+B में कि थॉर्नडाइक ने कहा कि मेरी बुद्धि में 4 गुण होते हैं, तो यू शुड नो कि वो 4 गुण कौन से हैं, ठीक है। तो कौन से हैं भाई, स्तर। सबसे पहला गुण है लेवल। थॉर्नडाइक कहता है कि मेरी बुद्धि का एक लेवल होना चाहिए, मतलब जो मेरी बुद्धि होती है, किसी भी कार्य को हम करते हैं, उस कार्य को करने का कठिनाई का क्या होता है भाई, एक लेवल होना चाहिए। तो बुद्धि वही होती है जो हर लेवल के कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। SOI का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, एक तरह से संरचनात्मक बुद्धि। फिर वो कहता है कि मेरी बुद्धि के अंदर रेंज होनी चाहिए। मेरी बुद्धि के अंदर क्या होना चाहिए भाई, विस्तार होना चाहिए। मेरी बुद्धि में रेंज होनी चाहिए, मतलब कठिनाई के स्तर के अनुसार कार्य कर सके। यदि लो लेवल का कार्य है तो लो रेंज की बुद्धि काम करे, हाई लेवल का कार्य है तो हाई लेवल की बुद्धि काम करे। तो कहता है बुद्धि की रेंज जरूर होनी चाहिए। फिर बुद्धि का एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कि प्रत्येक लेवल पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स को आप कंटेंट भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोसेस, संक्रिया, ऑपरेशन भी कह सकते हो। देखो, इंडेक्स को आप कंटेंट भी कह सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। प्रोसेस को आप संक्रिया या ऑपरेशन भी कह सकते हो, और रिजल्ट ही है, ठीक है। हाँ, और चौथा वो कहता है मेरी बुद्धि में स्पीड होनी चाहिए कि आप किस परीक्षण पर कैसे काम करते हैं, कैसे स्पीड में काम करते हैं। तो वो जैसे हमने स्पीड टेस्ट आते हैं ना पेपर में, वो तो मैं अलग से कराऊंगी इवैल्यूएशन के चैप्टर में, कि जैसे स्पीड वाले टेस्ट आपने पेपर में पढ़ा होगा ना, कि ये डायनामिक टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट, ये टेस्ट वो स्पीड से रिलेटेड होते हैं। स्पीड टेस्ट जिसमें पढ़ाते टाइम स्पीड को ध्यान रखा जाता है, तो उसमें बुद्धि जरूरी है, लेकिन वो चीज हम टेस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इवैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है कि थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत में कितने गुण होते हैं, 4 होते हैं। जस्ट रिमेंबर द टाइटल, नथिंग एल्स। 1 इज लेवल, 2nd इज रेंज, 3rd इज एरिया एंड 4th इज स्पीड। दैट्स ऑल। बस ऐसे आपको याद करना और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये पीपीटी क्लास के साथ में अटैच कर दी है मैंने, कुछ अलग है तो वो क्लास के साथ अटैच है। और थोड़ा सा और डीप आपको समझना है, थोड़ा सा और डीप। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में, लेकिन मुझे क्या रहता है कि पेपर वाला कुछ भी ऐसा दे दे जो तुम्हें कंफ्यूज करे, तो इसलिए मैं उस चीज को साथ साथ डिफाइन करती चल रही हूं। मैंने तुम्हें समूह कारक सिद्धांत बताया था, है ना, थ्रस्टन का, जिसमें थ्रस्टन ने क्या दी थी, 7 PM में दी थी। बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, 7 PM में थ्रस्टन की ही है और अच्छे तरीके से हमने की थी। लेकिन आपको पता, थॉर्नडाइक ने भी अपने सिद्धांत को कहा था बहुकारक सिद्धांत, कि मेरी बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि मेरी बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, मेरी बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि वैसे ये पॉपुलर नहीं हुआ था, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने अपनी बुद्धि में 6 कारक बताए थे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने भी अपनी बुद्धि में 6 कारक बताए थे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये वही थे
जो उसने बताए थे, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो थ्रस्टन में हमने पढ़े थे वो ही हैं। थॉर्नडाइक के कारक आपसे नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से तो, बट पूछ ले तो जस्ट इतना पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने अपनी बुद्धि में, देखो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत तो स्पीयरमैन है, यहाँ थॉर्नडाइक है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपनी मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस में क्या कहा था कि 6 कारक होते हैं, जो आंकिक होता है, शाब्दिक होता है, दिशा डायरेक्शन होती है, तर्क होती है, स्मृति और भाषण योग्यता। सेम वही जो उसके अंदर थे, आपके पीएमए के अंदर था, वहां परसेप्चुअल एबिलिटी अलग थी, ठीक है। लेकिन आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन याद रखना कि 6 कारक थॉर्नडाइक ने अपनी बुद्धि के अंदर बताए थे, पूछ भी ले तो यही 6 कारक है, खास इंपॉर्टेंट, इनको मैं नहीं वैल्यू देती हूं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है मात्रा का सिद्धांत, इंटेलिजेंस की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, क्वांटम या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सिंपल नाम याद करना है। बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है भाई? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत। आज आ जाए पेपर में बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत किसने दिया, आप सोचोगे यार बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत तो हमने देखा ही नहीं कभी, बस तो जस्ट रिमेंबर द टाइटल कि मात्रा का सिद्धांत भी बुद्धि का किसने दिया भाई? थॉर्नडाइक ने दिया, बस इतना सही याद रखना है। फिर आपको याद रखना है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, गलत मत करना। मैंने तुम्हें पढ़ाया थ्रस्टन, थ्रस्टन ने दिया क्या? थ्रस्टन ने क्या दिया भाई? सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन को यहां बच्चा गलत कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, गलत मत कर देना, बुक में नहीं है ये चीज, तभी मैं बता रही हूं। हाँ देखिएगा, तो थ्रस्टन ने क्या दिया? सामूहिक बुद्धि, क्लियर, जिसको हमने क्या बोला भाई? ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस किसने दी भाई? थ्रस्टन ने दी। क्लियर हो गया? ललिता कल की क्लास में कहां थे? बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, पहली क्लास में पढ़ा चुकी हूं। एक तो ये जो बच्चे लेट एडमिशंस लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारा टाइम टेबल फिक्स है, मंडे टू फ्राइडे हमारा टाइम टेबल रहता है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती। 6 दिन में मतलब मंडे टू फ्राइडे आपकी 30 क्लास हो जाती है, शनिवार एतवार आपको उन क्लास को रिवाइज करना है। जो भी नए बच्चे आते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास आपको शेड्यूल में दिखी इंटेलिजेंस पार्ट 3, तो आप ये उम्मीद मत करें कि मैं पार्ट 1 और 2 रिवाइज करवाऊंगी, हर बच्चा नया आएगा उसके साथ। तो जो बच्चा नया आता है तो वो क्या करे, वो टाइटल देख ले, सुबह 10 बजे शेड्यूल हो जाता है, इवन मैं रात को ही शेड्यूल कर देती हूं। तो यदि आपको टाइटल में लिखा है किसी भी चैप्टर का पार्ट 3, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और वो 2 पार्ट आपको उस फोल्डर के अंदर मिलेंगे। तो आप पहले उन 2 पार्ट को जरूर पढ़ लिया करो पार्ट 3 देखने से पहले, क्योंकि फिर सीधा आपको पार्ट 3 में आप सोचोगे ये क्या आ गया, वो क्या आ गया। यदि मैंने लिखा जीन प्याजे पार्ट 1, तो आप समझ लेना वो क्लास यहीं से शुरू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया जीन प्याजे पार्ट 2, तो इसका मतलब आप पार्ट 1 को पहले देख के आए अपने ऐप से अपनी क्लासेस में, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, फिर जैसी क्लास चल रही है उसको चुपचाप देखें, फिर बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों देख ले और कल फिर पार्ट 4 के साथ जुड़ जाना, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर क्या करता है बच्चा? गलत करता है। थ्रस्टन का एक फ्रेंड था कैली, थ्रस्टन का ही फ्रेंड था ये कैली। थ्रस्टन ने क्या किया? सामूहिक बुद्धि सिद्धांत दे दिया और इसके अंदर इसने 7 PMA का जिक्र कर दिया, जो हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है। अब कैली ने क्या किया? कैली ने कहता तू क्या शाना बन रहा है, मैं तेरे साथ काम नहीं करता, मैं तो अलग से अपने सिद्धांत बनाऊंगा। फिर कैली ने क्या किया? इसी का जो सिद्धांत के अंदर की एक्सप्लेनेशन थी ना, वो ही नाम रख दिया, ठीक है ना। इसने तो अपने सिद्धांत का नाम रखा समूह कारक, है ना, और उस समूह कारक सिद्धांत के अंदर इसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो दी मानसिक, भाई मेरी प्राइमरी मानसिक योग्यताएं होती हैं, प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, ये बात इसने अपने सिद्धांत में बोली। इसके दोस्त ने क्या किया? इसने जो बात बोली उसी बात को अपना सिद्धांत बना दिया, ठीक है ना। तो इसलिए गलत मत कर देना, यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। हाँ, तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ठीक है, तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत पूछे तो किसने दिया? कैली ने। यदि प्रारंभिक मानसिक योग्यता पूछे, गलत मत करना, छोटे छोटे शब्दों का हेरफेर है और पेपर में यहीं से आप एक एक नंबर से रहते हो, ठीक है। प्रारंभिक मानसिक योग्यता आपसे पूछे तो आंसर करेंगे क्या? थ्रस्टन। प्रारंभिक मानसिक थ्रस्टन, बहुमानसिक किसने दिया भाई? आपकी कैले ने दिया। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ?
हाँ, तो क्वेश्चन आ जाए बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया भाई? कैले ने दिया। कैले की एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैले ने सेम वही काम किया था जो इसने किया था, इसी के साथ मिलके वही सब चीजों पर काम। बस क्वेश्चन याद रखना, इसने कितनी मानसिक योग्यताओं का जिक्र किया भाई? 9 मानसिक योग्यताओं का जिक्र किया। जैसे उसने 7 का जिक्र किया था, इसने 9 का जिक्र किया था। डेट्स ऑल। पीएमए को इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। कल पढ़ाया था मैंने ये डिटेल में। चलो, फिर एक बुद्धि का अनोखा सिद्धांत आ गया। ठीक है, ये सिद्धांत है, ये यूपी टेट में पूछा गया था। यूपी टेट के भी फॉर्म आने वाले हैं। तुम्हें बैच से बाहर हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, किसी भी स्टेट के टेट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी। देखो, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक क्या होता भाई? आश्चर्य, आई एम सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया है? अब देखो, सरप्राइज ही हो गए तुम, हमारा दिमाग खा गए। हम 2 दिन से बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 2 दिन से हम बुद्धि को सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं एक तरह से, मतलब आप ये कह सकते हो यूनिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यूनिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंग्लिश वाले लिख ले इसके, यूनिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये जो इंटेलिजेंस की यूनिक थ्योरी है, ये किसने दी है भाई? ब्लूम ने दी है। ब्लूम, जिसको हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के अंदर पूरा डिटेल से। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखो, हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत में ये है, बुद्धि के सिद्धांत में ये है, बुद्धि के सिद्धांत में ये है ना? हम इतनी राम कहानी पढ़ रहे हैं। वहां पर एक बंदा आता है ब्लूम नाम से, और वो पता क्या बोलता है? वो कहता है इंसान में बुद्धि ही नहीं होती। सोचो, करी ना अनोखी बात। हम यहां थक गए, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, और यहां पर ब्लूम आके बोल रहा है भाई इंसान में बुद्धि ही नहीं होती। सोचो, जब ये आके ऐसी बात बोलेगा तो हम क्या कहेंगे? यार तू बड़ा यूनिक है, तू अजीब बात कर रहा है कि इंसान में बुद्धि ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुद्धि का अनोखा सिद्धांत। सिंपल आ जाएगा, यूनिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत किसने दिया है? तो मेक श्योर आपको याद रहे, बुद्धि का अनोखा सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका ब्लूम के द्वारा दिया गया है। कुछ नहीं, इसने कहा था बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में। मतलब भाई हम दुखी हो रहे हैं बुद्धि का चैप्टर पढ़ पढ़ के, और ये कह रहा है बुद्धि नाम की चीज ही नहीं होती है। देखो, क्लियर? एंड द लास्ट एंड नॉट लिस्ट थ्योरी, इकाई सिद्धांत, जिसको हम यूनिटरी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इकाई सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी थ्योरी बोलते हैं। और इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? जॉनसन। ठीक है, इकाई सिद्धांत। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ऐसा तो हमने पढ़ा है, वो इकाई नहीं था, वो एक इकाई था। एक इकाई, एक कारक, यूनिफैक्टर, याद आ गया जो कल सबसे पहले पढ़ा था। यूनिफैक्टर, एक खंड, अविभाज्य इकाई, है ना? कोरिलेट मत कर देना, ये तो बीने ने दिया था, ये अलग सिद्धांत है। ठीक है, इसने एक इकाई नहीं लिखा, खाली इकाई लिखा है, तो एक एक शब्द में अंतर है। वो एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, अविभाज्य थ्योरी है, अखंड थ्योरी है। वो तो थी आपकी बीने वाली। ठीक है, वो तो थी क्या? बीने वाली। दीप कह रहा 3 दिन हो गए बुद्धि पढ़ते। बेटा अभी तो 1 दिन और पढ़ेगा, कल और। फिर ऐप पे आने का फायदा ही क्या होगा? जब वही बुद्धि तुम्हें 1 घंटे में खत्म करनी है, तो फिर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता मिला तो फायदा क्या फिर ऐप पे पैसे देने का है रे? चल, अब यहां पे देखो, तो ये क्या है? इकाई सिद्धांत। इकाई, तो इकाई शब्द याद रखना, एक इकाई नहीं है ये। क्लियर? तो एक इकाई नहीं है ये, यूनिटरी थ्योरी है। वो यूनिफैक्टरी थ्योरी है, डिफरेंस छोटा सा है बिल्कुल। तो ये सिद्धांत किसने दिया था भाई? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत आपका किसने दिया था भाई? जॉनसन ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर हो गया? त्रितंत्र सिद्धांत हम कल कर ही चुके हैं। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत। तो लेकिन मैंने कहा था उन सिद्धांतों में थोड़ा सा डिटेलिंग है जो पीजीटी वाले थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना। कल हमने त्रितंत्र सिद्धांत को पूरा डिटेल में कर लिया था, जिसके अंदर आपने उसका कंपोनेंट, एक्सपीरियंशियल एंड सारा सब कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे कल। त्रितंत्र सिद्धांत जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था भाई? त्रितंत्र। तो ये याद रखना, स्टर्नबर्ग की जो बुक थी बियॉन्ड आईक्यू, थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं त्रितंत्र सिद्धांत के अंदर। त्रितंत्र सिद्धांत में थोड़ी सी एडिटिंग कर रही हूं, ज्यादा नहीं, टेंशन ना लो। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, बट जॉनसन ही याद करना रितु। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्टर्नबर्ग ने
अपनी बुक के अंदर बियॉन्ड आईक्यू नाम से इसकी बुक थी, आपको ध्यान रखना है। हाँ, महक कल की क्लास देखना, बहुत डिटेल में मैंने मल्टीपल थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझाया हुआ है, प्लीज कल की क्लास देखें, ठीक है। मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक है, मल्टी इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था कल। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत, ये क्या था अपना त्रितंत्र सिद्धांत। तो त्रितंत्र में हमने कल पढ़ा था, इसने कंपोनेंट दिया था, एक्सपीरियंस दिया था, कॉन्टेक्स्ट दिया था, कल पढ़ लिया था हमने। अब सिर्फ मैं क्या याद कर रही हूं, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रही हूं, बस एक छोटा सा पॉइंट आपका मैं ऐड कर रही हूं, कुछ भी ज्यादा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऐड कर रही हूं। आपको क्या याद करना, छोटा सा पॉइंट, कि जो इसने पहला कंपोनेंट दिया था ना, जो इसने पहला घटक दिया था, कंपोनेंट जो दिया था, उसके अंदर इसने 3 सब कंपोनेंट दिए थे, बस कुछ नहीं आपको मैं ज्यादा करवाऊंगी, टेंशन ना लो। इसने कल हमने त्रितंत्र सिद्धांत कर लिया था ना बहुत अच्छे से, कॉन्टेक्सुअल, एक्सपीरियंशियल और आपको कंपाउंड मैंने करवा दिया था। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूं कि इसने जो अपना कंपोनेंट दिया था ना, जो घटक दिए थे ना, उसमें 3 घटक दिए थे। भाई मान लीजिए इतना डिटेल में चला जाए, इसने 3 तो स्टेप दिए, वो तो हमने कल पढ़ लिए, लेकिन जो पहला स्टेप है घटक वाला, उस पहले स्टेप में भी 3 उप स्टेप दे दिए, 3 सब स्टेप दे दिए। तो बस आपको वो 3 सब स्टेप याद करना है और कुछ नहीं याद करना। तो वो 3 सब स्टेप का नाम याद कर लो और कुछ नहीं है। पहला सब स्टेप था कौन सा भाई, मेटा कंपोनेंट, ठीक है। पहला सब स्टेप जो आपका कंपोनेंट घटक है, उसके आगे 3 सब पार्ट है, ठीक है। तो पहला है मेटा कंपोनेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट जिसको हम निष्पादन कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड तीसरा है आपका ज्ञान संग्रहण, ठीक है। बस इतना 3 पॉइंट याद करने हैं और कुछ भी नहीं। पहला क्या है, मेटा कंपोनेंट, ठीक है। मेटा क्या होता है, मेटा होता है अपने ही ज्ञान का ज्ञान, ठीक है। मेटा क्या होता है, कॉन्टेक्सुअल के अंदर इसने दिए हैं, आप ये कह सकते हो। मेटा संज्ञान का मतलब होता है अपने ही ज्ञान का ज्ञान। भाई मैं किसी चीज को कैसे, किस तरीके से, कैसे कैसे सोच रही हूं, उसी चीज को मैं फिर और एनालिसिस कर रही हूं, तो इसको हम मेटा संज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति कैसे योजना बना रहा है, कैसे उस योजना को कार्य रूप देगा, कैसे उसको प्लान करेगा, कैसे उसको समझाएगा, कैसे उसको आगे बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब अपनी ही प्रोसेस को दोबारा से सोचना, दैट इज मेटा संज्ञान। तो इसने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या दे दिया, मेटा संज्ञान दे दिया। परफॉर्मेंस दे दिया, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आप कैसे परफॉर्म करोगे चीजों को, ठीक है, कैसे मतलब अनुभूति करोगे किसी कार्य को, कैसे आपने संपन्न किया है, क्या आपने उसके अंदर प्रोसेसिंग यूज करी है, ये। और तीसरा है ज्ञान संग्रहण, नॉलेज एक्विजिशन। भाई इंसान क्या करता है, नॉलेज एक्विजिशन करता है, अपनी बुद्धि से फटाफट वो क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने सिंपल बताया है। स्टर्नबर्ग का जो पहला स्टेप होता है उसके 3 सब स्टेप होते हैं, तो मेक श्योर आपको ये 3 सब स्टेप भी याद हो। वो पूछ ले कि भाई इसके कंपोनेंट जो घटक है उसके अंदर कौन सा घटक शामिल नहीं है। जब भी 3 करके क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी ध्यान रखना 3 करके क्वेश्चन आता है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपके पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन सा स्टर्नबर्ग के घटक के में शामिल नहीं है, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस इतना सा याद करना और कुछ नहीं याद करना। क्लियर भाई। एंड द लास्ट, बुद्धि का पास मॉडल, एंड द लास्ट इज बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का पास मॉडल जो कि दिया था जेपी दास एंड किर्बी ने, ठीक है, जो कि दिया था जेपी दास एंड किर्बी ने, बुद्धि का पास मॉडल। लास्ट है ये बुद्धि का पास मॉडल। आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया, तो दिस इज गिवन बाय जेपी दास एंड किर्बी। ये क्या कहते हैं भाई, जेपी दास एंड किर्बी ये क्या कहते हैं, सुन लो, कुछ नहीं कहते। ये बुद्धि में 4 चीज बता रहे हैं ये अपने बेचारे, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा कहते। ये कहता है बुद्धि में यार 4 चीज होती हैं। इस पास कोई एक तरह से इसने ये PASS है ना, इसी की मतलब 4 स्टेप है आपको जो याद करने हैं। मतलब ये कहता है बुद्धि में प्लानिंग होती है, आप चीजों को प्लान करो, ठीक है, चीजों की प्लान करें। यहां पर अटेंशन या आपको अराउजल भी लिखा मिलेगा,
अराउजल भी लिखा मिलेगा, ठीक है, अटेंशन कह दो या अराउजल भी लिखा मिल सकता है। अवधान मतलब इंग्लिश में अटेंशन या अराउजल कोई भी वर्ड आपको लिखा मिल सकता है, और हिंदी में आपको सिर्फ अवधान ही लिखा मिलेगा, ठीक है, हिंदी में आपको सिर्फ अवधान ही लिखा मिलेगा। अरे यूं तो बहुत सारे सहायक होते हैं जेनी, आपको नेम याद रखना है नेम। तो अटेंशन होगा, अटेंशन को इंग्लिश में अराउजल भी लिख सकता है, अटेंशन भी लिख सकता है, अवधान हिंदी में अवधान ही लिखेगा कि भाई ध्यान दो चीजों को। फिर क्या करो, स्टिमुलस करो, मतलब आपके साइमल्टेनियस, समकालीन, मतलब एक चीज आप करो साइमल्टेनियस दूसरी काम भी करो, मतलब एक काम कर रहे हो साथ साथ आप दूसरा काम भी करो, तो साइमल्टेनियसली आपकी बुद्धि चलती रहनी चाहिए, ये चीज बताता है। फिर ये क्या कहता है भाई, आपका सक्सेसिव जो होना चाहिए प्रोसेसिंग, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बस इतना कुछ नहीं है, आपको सिंपल पूछेगा कि बुद्धि का पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। कोमल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अदरवाइज कॉल एट अकेडमी नंबर। तो यहां पर आपको सिंपल याद रखना है कि बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है, तो जेपी दास एंड किर्बी ने दिया है। इसके साथ एक पर्सन और भी था, जर्मन करके, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस इस पास की फुल फॉर्म याद करना कि इसके मॉडल में क्या नहीं था। तो प्लानिंग था, अटेंशन था, साइमल्टेनियस था एंड सक्सेसिव था, ठीक है। ये चार शब्द जो है आपको क्या है याद रखने हैं, मतलब योजना है, अवधान है, समकालीन है और आपका अनुक्रमिक है। क्लियर हुआ भाई? तो ये थे बुद्धि के सिद्धांत। फटाफट से बताइए, क्या बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ने में मजा आया? क्योंकि बुद्धि का सिद्धांत मैंने इसलिए डीप करवाया है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जहां से बुद्धि का सिद्धांत नहीं आता, ठीक है, जहां से बुद्धि का सिद्धांत नहीं आता। त्रितंत्र सिद्धांत मैंने कल करवा दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, कॉन्टेक्सचुअल दिया था, एक्सपेरिमेंट दिया था और कंपोनेंट दिया था, जिसमें उसमें कंपोनेंट के 3 आगे सब घटक हैं वो मैंने आज आपको करवाए हैं, ठीक है। क्लियर भाई? यहां पर आपका बुद्धि का सिद्धांत खत्म हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बुद्धि मेजरमेंट पे, लेकिन एक छोटी सी एडिटिंग करना चाहूंगी, सिर्फ 1 सेकंड की, सिर्फ 1 सेकंड की एडिटिंग है, टेंशन ना लो, कोई ज्यादा एडिटिंग आपकी नहीं है, ओनली 1 सेकंड की एडिटिंग है बस, कुछ भी छोड़ेगा नहीं, है ना। पेपर वाला क्या पता क्या ही कर दे हैं भाई। देखो एक छोटी सी एडिटिंग है, कुछ भी ज्यादा एडिटिंग नहीं है। मैंने तुम्हें कल करवाया था कैरोल का, मैंने कहा था ना लास्ट में एक एडिटिंग बताऊंगी जो सिर्फ पीजीटी वाले बच्चे ध्यान रखें। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत, मैंने आपको कल क्या बताया था भाई, कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत, कि कैरोल ने बुद्धि के 3 स्तर दिए थे, बताया था, ठीक है, लेवल स्टेट्रम 1, स्टेट्रम 2, स्टेट्रम 3, ऐसे पढ़ा था हमने। कैरोल ने 3 स्तर दिए थे, बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। अब थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में, कि जो वो 3 स्तर थे, ठीक है, जो वो स्टेट्रम 1, स्टेट्रम 2, स्टेट्रम 3, वो 3 स्तर थे, वो क्या थे, है ना, पता होना चाहिए ना पीजीटी वालों को एटलीस्ट। पीआरटी वाले मत करो इसको, इतना डीप आपको नहीं पूछेगा, लेकिन पीजीटी वाले कंफर्म इसको चीज को याद रखे, और टीजीटी वाले भी। तो वो जो 3 स्तर थे ना, तो सबसे पहले स्तर को उसने बोला नैरो स्टर्म, ठीक है, ये नीचे से मतलब ऊपर की तरफ गए थे इसके लेवल, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसने बोला नैरो स्टेट्रम, ठीक है, मतलब आपका संकीर्ण स्तर। दूसरा इसने बोला ब्रॉड स्टेट्रम, जिसको हमने बोला विस्तृत स्तर। जैसे कि अब की बार पेपर में बर्ट और बर्नर का पूछ लिया था, मेजर माइनर वाला और स्पेसिफिक वाला। अब की बार पीजीटी में बर्ट और बर्नर की तीनों पूछ लेते, मेजर माइनर और उसको स्पेसिफिक, उनका सीक्वेंस पूछ लिया था। तो क्या पता अब की बार इनका पूछ ले, उसका क्या ही भरोसा पेपर वाले का है भाई। तो पहला स्तर था नैरो स्तर, दूसरा स्तर था कौन सा, ब्रॉड स्तर, और तीसरा स्तर था कौन सा, जनरल स्तर। इसने क्या किया था, इसने अपना जो सिद्धांत दिया ना कैरोल ने, इसके अंदर इसने अपनी स्पीयरमैन की जीएस फैक्टर को भी ऐड कर दिया, और इसने कैरोल के सिद्धांतों को भी ऐड कर दिया, ठीक है, इसने ना सबकी चीजों को ऐड कर दिया जो इसने अपना सिद्धांत दिया। तो इसने क्या किया भाई, सबको ऐड कर दिया, मतलब अपने सिद्धांत के अंदर आप ये कह सकते हो इसने स्पीयरमैन को भी ऐड कर दिया, इसने अपना थ्रस्टन को भी ऐड कर दिया। तो इसने थ्रस्टन और स्पीयरमैन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब जीएस फैक्टर की भी बात कर ली और थ्रस्टन की जो पीएम में है उसकी भी बात कर ली। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है पेपर में कि बुद्धि का वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अंदर स्पीयरमैन और थ्रस्टन का सिद्धांत शामिल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी पेपर के अंदर, ठीक है।
तो वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बुद्धि का वो कौन सा सिद्धांत है जो स्पीयरमैन और थ्रस्टन के सिद्धांत को डिफाइन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज द सिद्धांत, कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत, जो किसको डिफाइन करता है, जो आपकी बुद्धि के स्पीयरमैन और कैटल की थ्योरी, उसको स्पीयरमैन और जो समूह कारक सिद्धांत है उसको डिफाइन करता है। ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, ये पीडीएफ क्लास के साथ अटैच है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी क्लास के साथ में ही अटैच है। ठीक है, तो अब देखो, तो इसने नैरो जो सिद्धांत दिया उसके अंदर इसने क्या किया कि इंसान में जो भी परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, जो भी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, जो संज्ञानात्मक, संज्ञान क्या होता है, संज्ञान होता है अपना ज्ञान, अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी चिंतन। ठीक है, ये क्या होता है, संज्ञान होता है। तो इसने क्या कहा भाई, इंसान में जो भी संज्ञान होता है ना, जो भी इंसान में जो क्षमताएं होती हैं, जो संज्ञान होता है, हाँ, कैटल की भी ये बातें इसने ऐड करी, तरल, इसने कैटल को भी ऐड किया, इसने थ्रस्टन को भी ऐड किया, इसने स्पीयरमैन को भी ऐड किया है। तीनों का मिक्सचर है कैरोल का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले नैरो लेवल में कहता है इंसान की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। फिर ब्रॉड लेवल में क्या कहता है, ब्रॉड लेवल में ये तरल ठोस बुद्धि जो कैटल ने दी थी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कि भाई मैं भी मानता हूं कैटल ने सही बोला बुद्धि के बारे में। फिर इसने क्या बातें बोली, फिर इसने अपनी अलग से परसेप्चुअल बोल दी, विस्तृत संज्ञान बोल दी। ये इतना नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा वो आपसे, ये तो पीजीटी साइकोलॉजी में पूछेगा। पीजीटी का मतलब जिसका सब्जेक्ट हो 60 नंबर वाला, जो भी साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, जिनका मतलब उसकी बात नहीं कर रही मैं, जो 30 नंबर वाली सीडीपी है वो तो तीनों लेवल में मैं तुम्हें 100% पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूं जिसका सब्जेक्ट 60 नंबर में साइकोलॉजी है। आपको भी यहां पर जो मैं सीडीपी तुम्हें पढ़ाऊंगी 30 नंबर वाली, उसके अंदर आपको ये 60 नंबर वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, मैं पहले बता रही हूं। हाँ, तो वो इसको इतना डीप में कर सकते हैं कि ब्रॉड के अंदर क्या क्या दिया ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, और जनरल्स के अंदर तो इसने क्या किया, स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है वो डिफाइन किया। तो या तो इसने स्पीयरमैन का फैक्टर डिफाइन किया, या इसने कैटल और थ्रस्टन की बातें डिफाइन करी, और या इसने संज्ञान की बातें करी। तो ऐसे मिक्स मैच करके कैरोल ने क्या बना दिया भाई, अपना सिद्धांत बना दिया। ठीक है, तो ऐसे मिक्स मैच करके कैरोल ने क्या बना दिया, अपना सिद्धांत बना दिया। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ आपको? इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके किसी भी लेवल में बुद्धि का कोई भी सिद्धांत इससे डीप पेपर में पूछेगा, नो वे, जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है ना, क्लियर है ना? अब जितनी भी हमने राम कहानी पढ़ी है, इन शॉर्ट तो बुद्धि के सिद्धांत है उसको हम दो अप्रोचेज में डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक है आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच और एक है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है, पास का मॉडल है, वो तो इंफॉर्मेशनल है, और बाकी जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं, स्पीयरमैन वाला, गिलफोर्ड वाला, कैटल वाला, थॉर्नडाइक वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच बोलते हैं, साइकोमेट्रिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत देर से कमेंट किए जा रहे हैं, शायद आप अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तुमसे एक बात बोलती हूं, जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तुम्हारे दिमाग में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने मर्जी दुनिया के किसी पेपर में आ रहे हो, अपने दिमाग के अंदर उसको रखा करो। ठीक है, और जब मैं ये बोलूं कि बुद्धि की क्लास खत्म हो गई है ना, जब मैं कहूं मेरी तरफ से बुद्धि की क्लास खत्म हो गई, फिर ये बताया करो कि मेरा ये वाला क्वेश्चन बाकी रह गया। मैं शर्त लगाती हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, और यदि रह भी गया तो आप लास्ट में लिखे मैडम ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, मैं उसको डिफाइन करूंगी। कोई संवेगात्मक बुद्धि पूछा जा रहा है, कोई बुद्धि का मेजरमेंट पूछा रहा है, बुद्धि हो गया पूरा। अभी हमने बुद्धि के सिर्फ पार्ट और बुद्धि के फैक्टर्स पढ़े हैं, इन पे जब मैंने इतना टाइम लगा के तुम्हें डिटेल से पढ़ाया, तो तुम्हें लगता है आगे मैं बुद्धि के मेजरमेंट को डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धि की विधियों को डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी। अरे बुद्धि खत्म कहां हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं बात आती? बुद्धि का चैप्टर भी चलेगा कल 1 घंटा और, तब जाके खत्म होएगा कुछ भी। संवेगात्मक बुद्धि भी पढ़ाऊंगी, अरे पूरा संवेग का चैप्टर पढ़ाऊंगी, तूने सोचा भी नहीं होगा, इतनी थ्योरी है इमोशन में, उसको मैं अलग पढ़ाऊंगी। इमोशन एंड संज्ञान सिलेबस में दिया हुआ है, टेंशन ना लो। ये डेनियल गोलमैन तो चूजा सा पॉइंट है, वो दुखी हो रहा है। डेनियल गोलमैन बता दो जी, संवेगात्मक बुद्धि, पूरा संवेगों का चैप्टर पढ़ाऊंगी पूरा, उसमें बहुत लोगों की थ्योरी है, खाली डेनियल गोलमैन नहीं है, टेंशन ना लिया करो। क्लियर हुआ भाई?
तो ये था अपनी आज की क्लास इन शॉर्ट। यहां तक का मैं सारा, अब क्योंकि इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया तो बुद्धि मापन मैं कल ही शुरू करूंगी और कल ही खत्म कर देंगे, मतलब कल बुद्धि खत्म हो जाएगी, चाहे 10 मिनट लेट तक पढ़ना पड़े, कल हम बुद्धि को खत्म करेंगे। हाँ, इन शॉर्ट में अब तक का एक बार बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन दे देती हूं। हमने इंटेलिजेंस पढ़ा, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि हेरिडिटिकल होती है, फिर बुद्धि को लेके किस किस की क्या क्या डेफिनेशन थी, अमूर्त विचारों की योग्यता, जो 2024 के पेपर्स के क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस करे, जो जो साथ साथ आए हुए थे। फिर हमने बुद्धि के टाइप पढ़े जो कि गैरिटन थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बुद्धि के फैक्टर्स पढ़े, जिसमें एक कारक सिद्धांत आपका बीने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, फिर उसमें समूह कारक उसने ऐड किया, फिर समूह कारक सिद्धांत की बात करें थ्रस्टन ने दिया, फिर बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें आपका थॉर्नडाइक ने दिया। फिर ये 3 वाले सारे याद करना, एक भी गलत मत कर देना, इनको मैं स्पेशल लिख देती हूं क्योंकि 3 वाले से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हमने 3 कारक पढ़ा, 3 फैक्टर पढ़ा, जो कि किसने दिया भाई, स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, आपको एग्जाम में मोस्टली कंफ्यूज करते हैं बुद्धि के 3 कारक, 3 वाले सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। 3 कारक, 3 फैक्टर गिवन बाय स्पीयरमैन। त्रिस्तरीय सिद्धांत गिवन बाय कैरोल। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया, कैरोल ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। ठीक है, त्रिआवामीय सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो ये 3 वाले सारे सिद्धांत याद करना। इसके अलावा पास मॉडल, बार्टे बर्नन वाला हायरार्किकल थ्योरी जिसमें मेजर माइनर स्पेसिफिक, फिर हमने आप पढ़ा है अपना ये थॉमसन वाला न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत, फिर ए बी थ्योरी आपकी हैब की, फिर तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल वाला। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको मैंने क्लियर करवा दिया। 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट में क्या ही मेजरमेंट स्टार्ट करना, कल ही करेंगे पूरा अलग से। त्रिचापीय सिद्धांत इसी को बोलते हैं, त्रितंत्र को ही त्रिचापीय बोलते हैं। ठीक है, इसको त्रिचापीय भी कह सकते हो, एक ही बात है, इसी सिद्धांत का नाम ही है त्रिचापीय। क्लियर, चलो मिलते हैं 5 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास में। कल इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कल ही करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। 5 मिनट का ब्रेक लेके शुरू करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी में भी आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, बहुत सारे मेथड्स हैं, पढ़ेंगे आज। चलो